बच्चों, सो एज अप्रोच का एक नया लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था वेव ऑप्टिक्स, तो आज हम वेव ऑप्टिक्स में अपने सबसे पहले टर्म इंटरफेरेंस की बात को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो सारे बच्चे ध्यान देंगे। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस। अरे यार बिल्कुल नकली चीज है, एकदम नकली चीज इंटरफेरेंस। देखो सिंपल सी बात है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो वेव्स का मिलना। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? दो वेव्स का मिलना। कोई भी दो वेव अगर आपस में आके मिलती है ना, तो उसको मैं इंटरफेरेंस बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ उसको? इंटरफेरेंस। आप सोचो कि आपके पास एक सोर्स ये रहा। अच्छा, मैं कौन सी वेव की बात कर रहा हूँ? मैं लाइट वेव की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लाइट वेव की। भाई साहब, लड़ाई ही सी पीट चल रही थी कि लाइट पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। तो हाँ, उस लाइट का पार्टिकल नेचर रे ऑप्टिक्स पे पड़ा था, और उस लाइट के वेव नेचर को अभी मैं क्या कर रहा हूँ? स्टडी कर रहा हूँ। तो हाँ जी, तो मैं लाइट वेव की बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक सोर्स ले लिया S1 और एक सोर्स मैंने ले लिया S2। लेट सपोज S1 से मेरी वेव बन के निकली ऐसे, और H2 से मेरी वेव कुछ निकली ऐसे, और जब ये दोनों एक पॉइंट पर मिल गए तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इंटरफेरेंस। तो याद रखना है भाई ये बात हमें, कि दो वेव के मिलने को ही हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इंटरफेरेंस। सीधी सी बात, ठीक है। अच्छा जी, दो वेव कैसी होनी चाहिए? अब सवाल ये है कि दो वेव कैसी होनी चाहिए। तो देखो, ये दो वेव कैसी होनी चाहिए इसको आपको समझना पड़ेगा। ये दो वेव ऐसी होनी चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि S1 और S2 दो ऐसे सोर्सेस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो। और साथ ही साथ जो फेस डिफरेंस है, साथ ही साथ जो फेस डिफरेंस है, वो फेस डिफरेंस या तो जीरो हो या फिर कांस्टेंट हो। या तो फेस डिफरेंस जीरो हो या फिर क्या हो? बेसिकली कांस्टेंट हो। आप ऐसा समझो कि फेस डिफरेंस क्या होता है? फेस क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं अगर थोड़ा सा डिस्कस करूं, तो एक वेव की जो जनरल इक्वेशन बेटा लिखी जाती है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव जो मेरे पास होती है, वो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव जो हमारे पास होती है, वो होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ओहो, इतनी बड़ी सी वेव की इक्वेशन आ गई। 11th क्लास में पढ़ा है हमने ये, कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम फेस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम फेस बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये मेरा फेस होता है, ये मेरा एम्पलीट्यूड होता है। तो भाई उसी फेस का डिफरेंस जो होना चाहिए। अब जैसे एक वेव की इक्वेशन ये होगी, भाई सोर्स है ना, तो ये भी तो कुछ वेव प्रोड्यूस कर रही है, तो इसकी इक्वेशन कुछ होगी, y इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा 1t प्लस के x1 प्लस फाइव ऐसा करके कुछ होगी। एंड सिमिलरली H2 की भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। तो दोनों इक्वेशन के बीच का जो फेस डिफरेंस होना चाहिए, वो या तो जीरो होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। जब ऐसी दो वेव आपस में आके मिलेंगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की थोड़ी सी डेफिनेशन हमने बनाई कि भाई दो सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट है, ऐसे दो सोर्सेज जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। अच्छा जी, भैया बात समझ में आई? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, तो ठीक है, तो फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट। अब मेरे पास जो बेटा इंटरफेरेंस होते हैं, जो मेरे पास इंटरफेरेंस होते हैं, वो इंटरफेरेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो तरीके के इंटरफेरेंस मेरे पास होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो समझो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम किसे बोलते हैं कि मान लो कि एक वेव ये रही और दूसरी वेव जस्ट इसके ऊपर चल रही है। एक वेव ये रही और एक वेव जस्ट इसके ऊपर चल रही है, इसको सुपरपोज कर रही है। अब क्या होगा कि जो नेट वेव का एम्पलीट्यूड होगा, वो एक्चुअली में बढ़ जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो एम्पलीट्यूड होता है वो ऐड हो जाता है, वो A1 प्लस A2 हो जाता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है मेरे पास, कि मेरे पास जो मेरी वेव होती है, एक वेव तो हमारी कैसे चल रही है? एक वेव हमारी ऐसे चल रही है और एक वेव जस्ट अपोजिट चल रही है। तो सोचो, एक वेव जस्ट कैसी चल रही है? एक वेव जस्ट अपोजिट इस तरीके से चल रही है। जब इस तरीके से हमारी वेव ट्रेवल करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
जिसमें क्रस्ट और ट्रफ मिलता है, क्रस्ट और ट्रफ मिलता है, जब ऐसा होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और उस टाइम पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो A1 माइनस A2 होता है, मतलब मेरा एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है। तो भाई साहब अभी तक क्या समझ में आया? अभी तक सिंपल सी बात समझ में आई कि इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, जब दो सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका फेज डिफरेंस जीरो है या कांस्टेंट है, जब आपस में आके मिलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इंटरफेरेंस दो तरीके के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है भाई, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप ध्यान से समझिए कि भाई ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया। तो जब ये दो वेव आपस में आके मिलेंगी, जब ये दो वेव आपस में आके मिलेंगी, तो क्या एक रिजल्टेंट वेव जनरेट होगी? तो क्या जनरेट होगी? एक रिजल्टेंट वेव जनरेट होगी। तो हाँ भाई, एक रिजल्टेंट वेव भी जनरेट होगी। और अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 था और इसका एम्पलीट्यूड A2 था, तो भाई साहब इसका कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी होगा। इसका क्या होगा? कुछ ना कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी होगा। तो इसका कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। अच्छा, अगर इंटेंसिटी इसकी I1 थी और इसकी इंटेंसिटी अगर I2 थी, तो हाँ जी भाई साहब, इसका भी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो बनेगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो बनेगी। अच्छा, देखा क्या गया, ध्यान से समझो, देखा क्या गया कि जब ये दो वेव आपस में मिली ना, तो कहीं जब ये दोनों वेव अब मिल गई आपस में, तो क्या देखा गया कि कहीं पर तो मैक्सिमा फॉर्म हुआ, मतलब कहीं पर हमने देखा कहीं पर तो एम्पलीट्यूड डबल हो गया, और कहीं पर हमने देखा कि एम्पलीट्यूड जीरो हो गया। तो हमने दो केसेस देखे भाई, हमने क्या देखे? हमने दो केसेस देखे कि कहीं पर तो क्या फॉर्म हुआ, कहीं पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। आप सोच के देखो ना, एक वेव ऐसे आ रही है, एक वेव ऐसे जा रही है, तो अब होगा क्या? कहीं देखो, जैसे ये डिस्ट्रक्टिव बना, यहाँ कंस्ट्रक्टिव बना, यहाँ डिस्ट्रक्टिव, भाई कुछ भी बन सकता है, कहीं पर कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कहीं डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो वही चीज को हमें स्टडी करना है कि जब ये ऐसे दोनों आपस में आके मिलेंगी, तो इनका पैटर्न क्या होगा, इनका पैटर्न क्या होगा। तो अब पिक्चर एक साफ होनी चाहिए कि इंटरफेरेंस हम बोलते किसे हैं। एक बढ़िया सी डेफिनेशन तैयार करी है मैंने, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। टू सोर्सेस हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस सुपरपोज ईच अदर, superpose each other, then the redistribution of intensity takes place. Then the redistribution of intensity takes place. Somewhere it is maximum and somewhere it is minimum. Somewhere it is maximum and somewhere it is minimum. That is called as interference. That is called as interference. So I think आप लोगों को इंटरफेरेंस की डेफिनेशन तो समझ में आई होगी कि इंटरफेरेंस होता क्या है। ठीक है, तो भाई साहब अब जो हमारे लिए काम बच गया, वो हमारे लिए काम ये बच गया कि मैं दो सोर्सेस को लाके जोड़ूंगा, एक रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनाऊंगा, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालूंगा, उस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकालूंगा, और फिर ये भी पता करूंगा कि कहां कहां पर कंस्ट्रक्टिव होगा और कहां कहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा। ये पूरा काम हमें करना है, पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, तब जाके ही वो समझ में आएगा जो मैं काम करूंगा। अदरवाइज लगेगा ये तो पूरा क्या हुआ जा रहा है, क्या हुआ जा रहा है, समझ ही नहीं आएगा कुछ। अरे यार, आया नहीं आया तुम लोगों को? मेरी बात क्लियर है ना आप लोगों को कि भाई करना क्या है? सिंपल सी बात है, सिंपल चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना आगे का काम स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कराएंगे दो वेव का। अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, एक बात यार सर, चलो ये तो समझ में आया कि दो वेव जब आपस में जुड़ेंगी तो उसको इंटरफेरेंस करोगे, पर सर जोड़ोगे कैसे? अरे यार, उसे जोड़ोगे कैसे? तो बेटा जी, एक्चुअली में उसको कैसे जोड़ा जाता है? उसको जोड़ा जाता है, एक प्रिंसिपल होता है मेरे पास, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बचपन में पढ़ाया गया है 11वीं क्लास के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि दो वेव क्या, मान लो कि बहुत सारी वेव है, दो वेव छोड़ दो, बहुत सारी वेव है, मान लो एक वेव ये रही, 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 ऐसी बहुत सारी वेव आई और एक पॉइंट पर आके मिल गई। तो ये जो इनकी नेट रिजल्टेंट वेव बनेगी, वो बोलता है कि इन सब वेव की इक्वेशंस का अलजेब्रिक सम होगा। बेसिकली क्या होता है? बेसिकली अलजेब्रिक सम। मान लो ये y1 वेव थी, ये y2 थी, ये y3 थी, ये y4 थी, ये सारे का जब आप अलजेब्रिक सम कर दोगे तो हाँ जी, ये सारी की सारी वेव मेरी क्या हो जाएंगी? ऐसे जुड़ जाती है। ये प्रिंसिपल हमें बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, की दो वेव या दो से ज्यादा वेव को कैसे जोड़ा जाता है। बोलो, बात क्लियर है? तो चलो जी, बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। अब आप ये समझो बेटा कि मैंने दो वेव मान ली। मैंने क्या मान ली? मैंने दो वेव मान ली। लेट सपोज कि एक वेव जो मैंने मानी, वो मैंने ले ली y1, वो मैंने ले ली A1 साइन ओमेगा टी, और एक वेव मैंने ले ली y2, जो मैंने ले ली A2 साइन ओमेगा टी।
प्लस फाइव। बेटा सोच के अगर आप देखोगे तो हाँ जी, इन दोनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। ये ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज कि इन दोनों वेव के बीच का जब आप फेस डिफरेंस निकालोगे तो फेस डिफरेंस भी क्या आएगा आपके पास, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, ये केवल आपके पास पाई बचेगा। तो हाँ जी सर, फेस डिफरेंस भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हाँ, ये वही इंटरफेरेंस वाली वेव है जिनकी दो वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होती है और जिनका फेस डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट होता है। हाँ जी सर, मजा आया नहीं आया? ठीक है। अब इन दोनों वेव को जब हम जोड़ेंगे, दैट अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से जोड़ेंगे तो मेरे पास लिखा जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो गया भाई मेरे पास। ठीक है, ओके। तो यही तो होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये दो वेव आई जब आपस में जुड़ेंगी तो रिजल्टेंट वेव बनेगी, वो रिजल्टेंट वेव को जो जोड़ा जाता है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से जोड़ा जाता है। हाँ जी, क्लियर है। तो y1 क्या लिखा जाएगा, y1 लिखा जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 लिखा जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये और ये लिखा जाएगा y, तो y हो गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ जी सर, समझ में आया। अच्छा, आगे क्या लिखा गया, तो y जो लिखा गया वो लिखा गया a1 साइन ओमेगा टी, और y2 क्या लिखा जाएगा, इसको लिखोगे a2, इसका फार्मूला खोल दो बेटा, फार्मूला खोलो, साइन a प्लस बी, क्या खोलेंगे, साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए डॉट साइन बी। आया नहीं आया? ये चीज हमें आती है बेसिकली कि ये फार्मूला कैसे होता है। तो ये जब मैं खोलूंगा तो y लिखा जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी डॉट कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी डॉट साइन फाइव। हाँ जी, समझ में आया। अब क्या है कि इन दोनों में से अगर आप साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लोगे तो ये आपके पास हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी डॉट साइन फाइव। हाँ जी, ऐसा आया जी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये वेव की इक्वेशन है, क्या ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है, तो कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने बताया कि वेव की इक्वेशन तो होती है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव होती है, ये तो आपने पता नहीं क्या लिख दिया, ये तो है ही नहीं उस फॉर्म में। तो भाई ये वेव की इक्वेशन तो नहीं है, भाई वेव की इक्वेशन तो नहीं है, तो हमें क्या करना बेटा, ये है वेव की इक्वेशन ही, ये है वेव की इक्वेशन, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि a1 प्लस a2 cos फाइव को मैं लेट करके मान लूंगा a cos थीटा, लेट सपोज इट इज इक्वल टू a cos थीटा, और a2 sin फाइव को मैं लेट कर लूंगा a sin थीटा, इसको मैं लेट कर लूंगा a sin थीटा। ऐसा इसलिए लेट किया गया ताकि आप सोच के देखो कि ये साइन ओमेगा टी है, साथ में कुछ कॉस का टर्म आ जाएगा तो साइन ए डॉट कॉस बी बन जाएगा, और फिर ये कॉस वाला टर्म तो है ही मेरे पास, फिर ए टू साइन फाइव को अगर मैं कुछ साइन वाला टर्म लेट कर लूंगा तो ये पूरी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड तरीका है, ये मेरा एक स्टैंडर्ड तरीका है कि कभी भी अगर ऐसे वेव होती है तो उसको इसी तरीके से क्या करा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आया। तो वाई हो गया साइन ओमेगा टी a1 प्लस a2 cos फाइव की जगह हम लिखेंगे a cos थीटा प्लस a2 साइन फाइव की जगह हम लिखेंगे a साइन थीटा डॉट कॉस ओमेगा टी। अगर मैंने क्या कर लिया, a को कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास आ गया साइन ओमेगा टी डॉट कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी डॉट साइन थीटा। तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी बन गई, और आइडेंटिटी क्या बन गई, साइन ए प्लस बी की। हाँ जी सर, अब लग रही है वेव की इक्वेशन। भाई साहब, अब वेव की इक्वेशन लग रही है नहीं लग रही, बिल्कुल अब वेव की इक्वेशन लगेगी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा, अब वेव की इक्वेशन लग रही है। अच्छा जी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। रिजल्टेंट वेव तो आ गई, रिजल्टेंट वेव तो आ गई, रिजल्टेंट वेव तो आ गई, बट सर जी हमने तो एम्पलीट्यूड खुद माना था। अरे यार, एम्पलीट्यूड तो तुमने खुद माना था, एम्पलीट्यूड तो आपने एक और थीटा अपने आप ले लिया था, दिया थोड़ी ना था। और सर जी ये जो थीटा है, ये थीटा भी हमने खुद ही माना था, ये थीटा भी हमें नहीं दिया हुआ था। तो हमें क्या करना है बेटा, इस ए और थीटा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलो भाई, ए और थीटा की वैल्यू को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो। अगर आप 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करोगे, स्क्वायर एंड एडिंग 1 and 2,
तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, पहले मैं RHS लिखने लग गया, पहले ऐसा करते हैं, पहले LHS करते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो भाई, पहले LHS करते हैं, पहले LHS करेंगे तो लिखा जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर, समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब आप समझो, इसको अगर मैं इसकी आइडेंटिटी खोल दूं तो ये लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया, और ये लिखा जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू, अगर मैं इसको खोलूंगा बेटा तो ये खुल के क्या हो जाएगा, इसको जब आप खोलोगे तो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा 1 हो गया क्या, और ये मेरा a1 स्क्वायर ऐसे ही लिखा गया, a2 स्क्वायर को भी जब आप करोगे तो क्या ये a2 स्क्वायर ही हो जाएगा आपके पास, और साथ में लिखा जाएगा 2a1 a2 cos फाई, तो एम्पलीट्यूड निकल के आया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो देखो भाई साहब, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गया, नेट एम्पलीट्यूड आ गया, कि जब दो वेव आपस में मिलेंगी तो उनका नेट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अरे यार, ये रिजल्ट हमें याद रखना है, रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर फाई क्या है हमारा, फेस डिफरेंस, फाई हमारा क्या है बेसिकली, फेस डिफरेंस। बोलो क्लियर है बात, ठीक है जी, समझ में आया, एम्पलीट्यूड आ गया। अच्छा, अब दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है, दूसरी चीज मैंने बोला था मुझे थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालोगे, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, सिंपल। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं सिंपल करता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 1, इसको मैं इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ। अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 डिवाइड बाय 1 करूं तो यहाँ पर समझो सेकेंड इक्वेशन जो थी वो थी a2 sin फाई, तो ये हो जाएगा a2 sin फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल टू a2 sin फाई के साथ क्या था, a sin थीटा डिवाइड बाय a cos थीटा, a ने a को मार दिया तो tan थीटा निकल के आ गया a2 sin फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos फाई। ये मेरे पास बेटा ये tan थीटा आ गया। बोलो क्लियर है। तो हाँ जी, मैंने एंगल भी निकाल दिया और मैंने एम्पलीट्यूड भी निकाल दिया। चलो जी ठीक है, तो मेरे पास एक रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या हो गई, तैयार हो गई। अरे यार, तुम्हें इंटरफेरेंस याद है नहीं है, क्या बताया था, दो वेव जब आपस में मिलेंगी तो क्या उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, बिल्कुल सही। क्या उनके, मुझे नेट वेव का इक्वेशन निकालना था, हाँ जी नेट वेव का इक्वेशन निकालना था, क्या निकाल लिया, बिल्कुल निकाला। क्या एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट भी निकालना था, तो वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेरे पास क्या आया, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और फिर साथ में जो रिजल्टेंट वेव आई थी वो आई थी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा, तो मैंने वो थीटा भी निकाला विद द हेल्प ऑफ tan थीटा। इज इट क्लियर, ओके जी। तो अब मुझे क्या निकालना था, नेक्स्ट मुझे इंटेंसिटी निकालनी थी। नेक्स्ट मुझे क्या निकालनी थी, इंटेंसिटी। मैंने आपको बोला था ना कि हमें क्या क्या निकालना है, जब दो वेव आपस में मिलेगी तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट वेव निकालेंगे, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। फिर हमने देखा था कि जब दो वेव आपस में मिलती है तो कुछ बेसिकली आपका कंस्ट्रक्टिव होता है और थोड़ा वो कुछ पार्ट कहीं डिस्ट्रक्टिव होता है, तो कंस्ट्रक्टिव की भी कंडीशन निकालेंगे और डिस्ट्रक्टिव की भी कंडीशन निकालेंगे। तो ये काम हमें करना है। तो ठीक है भाई, अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है, नए कलर पे चलते हैं, अरे यार मजा नहीं आ रहा, पुराने कलर से नए कलर से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो इंटेंसिटी जो बेटा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा k, तो ये हो जाएगा के ए स्क्वायर। I1 लिखोगे तो हो जाएगा के A1 का स्क्वायर, I2 लिखोगे तो हो जाएगा के A2 का स्क्वायर। अरे यार, आ गया समझ में। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था। आप ऐसा कर दो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये लिख सकता हूं मैं। और इसको पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो k से, मल्टीप्लाई बाय अगर मैं k कर दूं बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय k अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा,
के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए वन का स्क्वायर प्लस के ए टू का स्क्वायर प्लस 2 के ए वन ए टू कॉस फाइव। अब क्या है कि के ए स्क्वायर को तो आई लिख दूंगा, के ए वन स्क्वायर को आई वन लिख दूंगा, के ए टू स्क्वायर को आई टू लिख दूंगा, 2 के को लिखूंगा अंडर रूट के, ए वन को लिखूंगा अंडर रूट ए वन का स्क्वायर, ए टू को लिखूंगा अंडर रूट ए टू का स्क्वायर इंटू कॉस फाइव, लिख सकता हूं ना ऐसे। तो अब ये मेरे पास आएगा आई वन प्लस आई टू प्लस 2, ये के एक बार a1 से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होल अंदर चला जाएगा। I1 I2 cos phi इज इंटेंसिटी। भाई साहब मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आई? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। क्या आया मेरे पास? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। अरे आया नहीं आया? मजा आना चाहिए भाई। आया नहीं आया समझ में? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो ये मेरे पास इंटेंसिटी आ गई। अब अगर मैं बात करूं बेटा इंटेंसिटी के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। हम किसके लिए बात करते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो समझो, मैंने पहले भी बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब आपका जो एम्पलीट्यूड आया वो आया a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव आया। तो अगर cos फाइव मेरा मैक्सिमम हो जाए तो हाँ जी मेरा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि a1 और a2 तो कांस्टेंट है। a1 और a2 तो क्या है? कांस्टेंट है, जो वेरी करेगा वो फाइव वेरी करेगा। तो cos फाइव मैक्सिमम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1। तो cos फाइव 1 कब कब होता है ये बताओ? फाइव की वैल्यू 1 कब कब cos पे कब होती है? 1 होती है बेटा 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई पर, 6 पाई पर, इन सब पर होती है बेसिकली। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2n पाई। क्या लिख सकता हूँ? 2n पाई। तो फाइव इक्वल टू 2n पाई लिख सकता हूँ। यहाँ पर n की वैल्यू लाई करेगी 0 1 2 3, इस तरीके से कुछ भी हो सकती है। तो फाइव मेरे पास आ गया 2n पाई। तो n की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से कुछ भी आपके पास हो सकती है। ये क्लियर? अब आप ये सोच के देखो बेटा, एक जनरल सवाल आपसे पूछता हूँ कि मान लो कि मैंने आपको दो बल्ब दे दिए, एक बल्ब ये रहा और एक बल्ब ये रहा, दो बल्ब दे दिए मैंने आपको कहा कि बताओ बेटा इन दोनों बल्ब में फेस डिफरेंस कितना है? बताओ इन दोनों बल्ब में फेस डिफरेंस कितना है? क्या आप बता सकते हो कि इन दो बल्ब का फेस डिफरेंस कितना है? अरे यार वेव में इक्वेशन, बल्ब में इक्वेशन थोड़ी ना लिखी है, सोच के देखो, रियलिटी वाली बात कर रहा हूँ। अरे यार रियलिटी में बल्ब में इक्वेशन लिखी रहती है क्या कि ये बल्ब है, इसमें इक्वेशन लिखी है y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस। अरे यार कुछ नहीं लिखा रहता है, भले लाइट जलती है इसमें, तो इसमें हमें क्या पता। फेज डिफरेंस तो नहीं बता सकता। हाँ जी मैं पाथ डिफरेंस जरूर बता सकता हूँ। ये पाथ डिफरेंस क्या है? मतलब मान लो कि एक बल्ब यहाँ जल रहा है और एक बल्ब यहाँ जल रहा है। मैंने कहा जी यहाँ पर इसकी भी लाइट पड़ रही है, इसकी भी लाइट पड़ रही है, ये x1 दूरी से पड़ रही है, x2 दूरी से पड़ रही है। क्या पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो? हाँ जी समझ में आया कि पाथ डिफरेंस निकाला जा सकता है, फेस डिफरेंस नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जो पाथ डिफरेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाथ डिफरेंस से ही मैं फेस डिफरेंस निकालूंगा और फेस डिफरेंस से ही मैं बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव। तो चलो भाई साहब ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन किसके बीच का पहले निकाल लेते हैं? रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेस डिफरेंस, इनका रिलेशन निकाल लें, पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस का। समझो जरा भाई, ये वेव मान लो, ये वेव की इक्वेशन थी कुछ y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t प्लस kx, ऐसी कुछ इक्वेशन थी। एक सोर्स ये था, इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t प्लस kx, ऐसे करके कुछ इसकी इक्वेशन थी। अब ये दोनों जब यहाँ से लेट सपोज इसने x1 दूरी ट्रेवल की, ये y1 है, ये y2 है, लेट सपोज इसने कुछ x2 दूरी ट्रेवल की, जब ये दोनों आपस में यहाँ पर मिल गए तो फेस डिफरेंस कैसे निकालोगे? समझो, जो फेस डिफरेंस कैसा लिखा जाएगा? फेस डिफरेंस बेटा लिखा जाएगा ओमेगा 2t, क्योंकि इसका फेस ये रहा और इसका फेस ये रहा, तो फेस डिफरेंस क्या लिखा जाएगा? ओमेगा 2t प्लस kx2 क्योंकि इसने x2 दूरी ट्रेवल की, माइनस ओमेगा 1t, माइनस ओमेगा 1t और माइनस kx1। तो अगर आप t को कॉमन ले लो तो ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो गया, और अगर आप k को कॉमन ले लो तो ये x2 माइनस x1 हो गया। अब आप सोच के देखो कि ये जो हमारे केसेस के लिए मतलब इंटरफेरेंस के लिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तो क्या है? बराबर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? k, और x2 माइनस x1 क्या है? पाथ डिफरेंस। क्या है? बेसिकली पाथ डिफरेंस।
तो हाँ जी, जो फेस डिफरेंस आपके पास आया वो k टाइम्स पार्ट डिफरेंस आया, और ये जो k होता है, ये k होता है वेव कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? वेव कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोला जाता है इसको, और इसका फार्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ये 11th क्लास में वेव चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो k का फार्मूला मेरे पास होगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 5 फेस डिफरेंस। ये रिलेशन मेरे पास आ गया भाई साहब, किताबों में नहीं मिलेगा ये रिलेशन, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पर। तो फेज डिफरेंस क्या है मेरा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो मैं भी क्या करूंगा कि फेज डिफरेंस की जगह यहाँ पर वैल्यू डाल दूंगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो पाथ डिफरेंस कितना निकल के आया? n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस कितना निकल के आया? n लैम्डा। मतलब जहां जहां पर 0 होगा, लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, इन सब पोजीशन पर आपका कंस्ट्रक्टिव फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा आपका? कंस्ट्रक्टिव। Similarly, if we talk about destructive interference, अगर मैं बात करूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा भाई? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास क्या होगा, आप ये समझो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि जो मेरे पास जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। अब आप सोच के देखो कि आपका जो रिजल्टेंट फार्मूला है वो ये होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। अगर बेटा इसको मिनिमम करना है तो सोचो cos फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। जीरो नहीं, जीरो होगी तो ये पूरा ही तो टर्म जाएगा, इसमें से कुछ माइनस नहीं होगा। बट यहाँ अगर माइनस होगा तो इसमें से भी कुछ चीज माइनस होगी, तो इसलिए एम्पलीट्यूड मिनिमम करने के लिए cos फाइव को क्या होना पड़ेगा? -1। और cos फाइव की वैल्यू -1 कब कब होती है? पाई पर, 180 डिग्री पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, इन सब में बेसिकली क्या होती है मेरी? वो होती है आपकी -1। तो पाई को हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये लिख सकते हैं, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से है। ठीक है, तो अब अगर cos पाई -1 के बराबर है और पाई 2n प्लस 1 पाई है, तो पाई को मैं क्या लिखूंगा? पाथ डिफरेंस निकालना है मुझे, तो हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। पाई ने पाई को मार दिया, तो पाथ डिफरेंस कितना निकल के आ गया? 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। कितना निकल के आया? 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो मेरा पाथ डिफरेंस कितना कितना आ गया? वो मेरा कब कब आएगा? वो मेरा आएगा जहां लैम्डा बाय 2 होगा, जहां 3 लैम्डा बाय 2 होगा, जहां 5 लैम्डा बाय 2 होगा। इन सब लोकेशन पर बेसिकली मेरा क्या फॉर्म होगा? मेरा मिनिमा फॉर्म होगा। तो बेटा सिंपली व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, देखो यार अब खत्म हो गई डेरिवेशन। डेरिवेशन हमारे पास इतनी है, ठीक है ना? ये मान लो 3 नंबर से लेके 5 नंबर के बीच में डेरिवेशन पेपर में पूछी जाती है, और ये रटने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो आप बिल्कुल भी इसमें रटने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी स्टोरी है कि भाई इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इंटरफेरेंस दो वेव का मिलना होता है। जब दो वेव आपस में मिलते हैं तो उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। बस कंडीशन होती है कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस 0 या कांस्टेंट होना चाहिए। और जब दो वेव आपस में मिलते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो मुझे उसकी रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन निकालनी थी, एम्पलीट्यूड निकालना था, इंटेंसिटी निकालनी थी, कहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा कहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा ये भी निकालना था। तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन निकाली, a sin ओमेगा t प्लस थीटा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाइव। और फिर हमने कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन निकाली कि पार्ट डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन निकाली कि पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। अगेन मैं वही चीज आप लोगों को रिपीट करूंगा कि प्लीज जब भी आप लेक्चर देखें नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे नोट्स कैसे बन रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारी चीजें याद नहीं रखी जा सकती, बट यस प्रैक्टिस से गेन करी जा सकती है। तो यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस, यू मस्ट हैव टू लर्न द कंसेप्ट, इसके बिहाइंड कंसेप्ट क्या है और मेनली स्टोरी क्या है, फंडा क्या है इसके भी। भाई साहब फंडा याद हो गया ना, जैसे फिजिक्स इतनी मजेदार लगने लगेगी कि बता नहीं सकता। ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास से इंटरफेरेंस के थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अभी इंटरफेरेंस का मेरे 1-2 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम YDAC को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, जिसमें हम YDAC के बाद जिसमें हम बात करेंगे किसकी, दैट इज योर कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, इंटरफेरेंस डायग्राम बनाएंगे, बहुत सारा है अभी इसके अंदर। तो इंटरफेरेंस के अभी 1-2 लेक्चर्स और आएंगे हमारे जो कि इंटरफेरेंस के ही होंगे। जैसा कि बताया था इस चैप्टर को डिवाइड करा गया है 4 पार्ट्स में, तो उसी हिसाब से हम वीडियो लेक्चर्स को चलाएंगे। ओके बेटा, तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।